नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बदकिस्मती। दोस्तों, मेरी एक गलती ने मेरी खुशियों को दुख में बदल दिया था। मैं एक ऐसा बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने अपनी जिंदगी की खुशियाँ खुद अपने हाथों से मिटा दी और उसे दुखों से भर लिया। जब भी अपने दुख भरे जीवन के बारे में सोचता हूँ तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने एक मासूम का दिल दुखाया और भगवान ने मुझे उसकी सजा दी। भगवान ने तो मुझे बहुत कुछ दिया था, एक प्यारी सी पत्नी जो हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती थी, मेरी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, मेरे साथ वफादारी से रहती और मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। पर मैं उस मोहब्बत की कदर न कर सका। दोस्तों, वो पल याद आते हैं जब मैंने आरती को अनजान शहर में बेसहारा छोड़ दिया और अपनी जिंदगी में मगन हो गया। दुख से आंखें बंद की पर दर्द कम नहीं हुआ। उल्टा मन में घबराहट बढ़ने लगी तो झट से आंखें खोल दी। सामने एक नन्ही बच्ची लेटी हुई थी। वह कोई और नहीं, मेरी अपनी बच्ची थी, पर उसे देख मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। वो मासूम बच्ची जो अब 5 साल की हो चुकी थी, न बोल नहीं सकती थी, न किसी की आवाज सुन सकती थी और न ही चल फिर सकती थी। बस एक जगह चुपचाप बेजान सी पड़ी रहती, जैसे कोई बेजान वस्तु हो। अपनी बच्ची को मैं देखकर मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी तकलीफ मुझे अंदर तक झकझोर देती, पर अब सब हाथ से निकल चुका था। मैंने दुख से अपनी नजरें झुका ली और अतीत में खोने लगा। दोस्तों, हमेशा की तरह जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी अमृता भागकर मेरे पास आ गई। उसने जल्दी से मेरे हाथ से मेरा बैग ले लिया और मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। लेकिन मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देना भी जरूरी नहीं समझा और सीधा अंदर की तरफ बढ़ गया। वह मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने बिना देर किए मेरे कपड़े निकालकर मुझे दे दिए और जूते उठाकर रैक में रखने चली गई। उसकी सेवा पर मुझे कुछ भी खुशी महसूस नहीं होती थी, बल्कि मेरा दिल जलकर राख हो गया था। उसके ये छोटे छोटे ध्यान देने के तरीके, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत जगाने के तरीके, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमना, भाग भाग कर मेरे काम करना, यह सब अब मुझे परेशान करने लगे थे। जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया तो उसने सिर झुकाकर पूछा, आपके लिए खाना लगा दूं? मैंने उसे घूरते हुए कहा, अभी फिलहाल यहाँ से अपनी शक्ल गायब कर लो। तुम्हारी यह मनहूस शक्ल देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता है। खाना खाने का मन ही नहीं करता मेरा, जाओ निकले मेरे कमरे से। दोस्तों, मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। वह हैरान और बेबस नजरों से मुझे देखती रही। वह वही जमकर खड़ी रही तो मुझे और भी गुस्सा आया। कुछ पल के बाद मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो, खाना खाना होगा तो खुद आकर खा लूंगा। उसने मेरी बात सुनी और खामोशी से बाहर चली गई। मुझे मालूम था कि अब वह कहीं कोने में जाकर अपने आंसू बहाएगी, लेकिन उसके आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं था। दोस्तों, मेरा नाम रामवीर है। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। शहर के बीचों बीच उनकी एक बड़ी जूते की दुकान थी, जिसमें उन्होंने कुछ वर्कर भी रखे थे। जैसे ही मैंने इंटर का इम्तिहान दिया, पापा ने मुझे अपने कारोबार में लगाने का फैसला लिया, बगैर मेरी राय सुने। यह उनका काम था, पर मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं अपना अलग कुछ करना चाहता था या पढ़ाई करके नौकरी करना चाहता था, मगर पापा को नौकरी से सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि नौकरी गुलामी होती है। उनका कहना था, अपना काम करो, किसी की 4 बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। दोस्तों, मेरे पास अपना कोई कारोबार शुरू करने की पूंजी नहीं थी, इसलिए पापा के साथ काम में लगना पड़ा।
उधर मेरी माँ को मेरी शादी की जल्दी थी। मेरी उम्र केवल 20 साल थी, पर माँ को मेरी शादी की इतनी चिंता थी कि बस किसी तरह मेरा सिर सहरा बंध जाए। आखिरकार मैंने भी अपनी पसंद की लड़की का नाम माँ के सामने रख दिया। रोशनी मेरे ही मोहल्ले में रहती थी। 10वीं के पेपर उसने मेरे साथ ही दिए थे। 10वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और 2 साल से घर में ही थी। जब भी मैं कॉलेज से लौटता तो उसे दरवाजे पर खड़ा पाता, जैसे वह मेरा इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। उसकी गोरी रंगत, गुलाबी होंठ और उस पर खिलती मुस्कुराहट दिल को खुश कर देती थी। मैंने उससे बातचीत की कोशिश की और एक दिन मौका देखकर मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? और वह थोड़ा झिझकते हुए जल्दी से जवाब हाँ में देकर अंदर चली गई। उसके इस जवाब ने मुझे और भी खुश कर दिया। कुछ महीनों में हमारी बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती से मोहब्बत तक। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसी से शादी करूंगा। दोस्तों, उसकी माँ का हमारे घर आना जाना था और मेरी माँ से अच्छी दोस्ती भी थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी माँ हमारे रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी, इसलिए मैंने बड़े उत्साह से माँ के सामने उसका नाम लिया। पर उस पल मेरी दुनिया उलट गई जब माँ ने मेरे और रोशनी के रिश्ते के लिए साफ इनकार कर दिया। यह शादी नहीं हो सकती। रोशनी की माँ बड़ी चालाक औरत है और मैं रोशनी को अच्छी तरह जानती हूँ। वह खुद भी बड़ी तेज तर्रार है। तौबा तौबा, ऐसी फैशनेबल की सारा फैशन इस पर आकर खत्म होता है। मजाल है जो कोई बात उधार दे दे। हर बात का जवाब होता है उसके पास। ऐसी तेज तलाक लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तुम एड़ी चोटी का जोर लगा दो, लेकिन मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी। दोस्ती, माँ की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। भला रोशनी चालाक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ। मैं कौन सा उसके इशारों पर नाचने वाला हूँ? और अगर ऐसा हो भी जाए तो क्या मैं अपनी माँ को इस घर से निकाल दूंगा? मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि रोशनी को मैं संभाल लूंगा और आपके सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी माँ ने अपनी ठान ली थी कि वह मेरी शादी एक मासूम, सीधी सादी लड़की से ही करेंगी। फिर जल्दी ही माँ को आरती मिल गई, जो उनकी बचपन की सहेली की बेटी थी। उनकी सहेली के पति ने आरती के बचपन में ही उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। माँ ने हमेशा अपनी सहेली की आर्थिक मदद की थी, क्योंकि पापा की आमदनी अच्छी थी। अमृता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसने शायद 10वीं तक की पढ़ाई की थी। वह मुझसे 3 साल छोटी थी। मुझे उससे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ना तो रोशनी की तरह शोक चंचल थी और न ही बात करने का ढंग जानती थी। वह हमेशा चुपचाप सिर झुकाए रहती, अपने काम में डूबी रहती। उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर देती थी। मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं रोशनी से शादी नहीं करूँगा, मगर मेरी माँ भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। आखिरकार उनकी इस बेरुखी के आगे मैं टूट गया और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मेरे हाँ करते ही माँ अपनी सहेली के घर मेरे रिश्ते का प्रस्ताव लेकर पहुँच गई। वहाँ तो जैसे पहले से ही मेरे रिश्ते का इंतजार हो रहा था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। मेरी मंगनी आरती से हो गई। दोस्तों, फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। किसी से बात नहीं करता, बस खाना न चाहते हुए भी खा लेता। मेरी उदासी किसी को नजर ही नहीं आई।
माँ शादी की तैयारियों में व्यस्त थी और बीच बीच में मुझे समझाती, रामवीर, अपने मन को ठीक करो और इस शादी को दिल से अपनाओ। मैं नहीं चाहती कि वह बच्ची हमारे घर आए और तुम्हारी बेरुखी सहे। माँ के इस फिक्र पर मुझे गुस्सा आता था कि उन्हें मेरी परवाह नहीं बल्कि उस अनजान लड़की की चिंता थी। इधर रोशनी भी मुझसे नाराज थी और उसका नाराज होना जायज था। मैंने उसका दिल दुखाया था, अपना वादा तोड़ा था। वह तो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे साथ घर से भागने तक को तैयार थी। उसकी हिम्मत देखकर मैं हैरान था। वह लड़की होकर इतना बड़ा कदम उठाने की सोच रही थी और मैं लड़का होकर अपनी माँ के आगे सिर झुका बैठा था। उस वक्त मैंने तय कर लिया था कि किसी भी तरह अमृता से मंगनी तोड़कर रोशनी से ही शादी करूंगा। मैंने कई योजनाएं बनानी शुरू कर दी कि किसी तरह इस रिश्ते को तोड़ दूं और अपनी जिंदगी में रोशनी को ले आऊं। मगर शायद यह सब सिर्फ ख्वाब ही थे। हकीकत में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था और यह बेजान सा रिश्ता मेरे सामने खड़ा था जिसे तोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं दिखता था। और फिर अमृता आखिरकार मेरी जिंदगी में दुल्हन बनकर आ ही गई। शादी के दिन मेरे माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी माँ तो जैसे अपने दिल की मुराद पूरी होने पर पूरे घर में खुशी से झूम रही थी, लेकिन मेरे दिल की हालत उनसे बहुत अलग थी। शादी की पहली रात जब मैं अमृता के पास गया तो दिल में कोई उत्साह नहीं था उससे बात करने का या उसके करीब जाने का। माँ ने मुझे एक सोने की अंगूठी दी थी कि इसे अमृता को मुंह दिखाई में दे दूं। मैंने वह अंगूठी बेरुखी से उसकी गोद में डाल दी। कुछ देर तक वह अपनी गोद में पड़ी अंगूठी को देखते रही और फिर घूंघट उलटकर उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। उसके चेहरे से घूंघट हटते ही मैं कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। वह वाकई बहुत मासूम थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी सादगी और मासूमियत थी जो उसे दुल्हन के रूप में और भी खूबसूरत बना रही थी। मेरी बेरुखी की झलक कुछ देर के लिए गायब हो गई। मैं उसकी खूबसूरती के आगे बहकने लगा था और मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। मुझे एहसास हुआ कि उसे यूं इस तरह अंगूठी देना शायद सही नहीं था, इसीलिए मैंने वह अंगूठी उसकी गोद से उठाई और उसके हाथों में पहना दी। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते ही जैसे मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। वह मेरी पत्नी थी, उसका और मेरा जहाज रिश्ता था। और फिर माहौल बहुत रोमांटिक था और उस लम्हे में मैं अपनी सारी नाराजगी और नफरत भूल गया। मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया था। दोस्तों, फिर मैंने धीरे से पकड़कर उसे खुद के करीब किया। यह ऐसे नाजुक पल थे कि मैं बहकता चला गया। अमृता मासूम थी। वह तो शायद इस बात से अनजान थी कि मेरे दिल में तो कोई और है। मैं बस इन नाजुक पलों में बह गया था और उसके करीब हो गया। उसके बाद शादी के शुरुआती दिन काफी अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे अमृता से मेरा मोहभंग होने लगा था। वह कितनी भी सेवा करती, लेकिन मेरा दिल उसके लिए नरम नहीं पड़ता। मैंने मन में ठान लिया था कि किसी तरह उसे माँ की नजरों में गिरा दूंगा, ताकि माँ खुद उसे घर से निकाल दे और फिर मैं रोशनी से शादी कर लूंगा। मैं हमेशा एक मौके की तलाश में रहता, लेकिन अमृता इतनी समझदार और नेक थी कि उसे कोई गलती करते देखना नामुमकिन था। हर वक्त माँ के सामने सिर झुकाए उनके हुक्म का इंतजार करती और मुझे भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती। मेरे मुंह से बस कुछ निकलता और वह उसे पूरा करने के लिए झट से तैयार हो जाती। उसने तो पापा का भी दिल जीत लिया था और मैं यह सब देखकर हाथ मलता रह जाता था। और फिर अमृता को लेकर मेरे मन में एक योजना बनी। मैंने अपना व्यवहार उसके साथ एकदम से बदल लिया ताकि वह महसूस करे कि मैं उससे खुश हूँ।
मैंने उसे कभी कभी बाहर घुमाने ले जाना शुरू किया, उसकी पसंद के कपड़े खरीद कर दिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह और भी उत्साह से मेरे हर काम में मेरी मदद करने लगी। हर रात सोने से पहले वह माँ के पैरों की सेवा करती। माँ मना करती, लेकिन वह जिद करके उनके पैर दबाती। मेरे पास आकर वह मेरे पैरों की भी मसाज करती और उसकी यह अपनापन सेवा भाव मुझ में एक अजीब गुस्सा भर देता था। लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा और उसे प्यार से कहता कि आराम करो, दिन भर की थकी हुई हो। मेरी बात सुनकर वह खुशी से मुस्कुरा देती। यह सब मैंने ऐसे ही नहीं किया था, यह मेरे एक बड़े प्लान का हिस्सा था। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसे एक बड़े शहर में शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता हूँ। वह हैरान होकर मना करने लगी और कहा कि उसे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, जो है उसी में वह खुश है। दोस्तों, मैं उसकी ये बात सुनकर दंग रह गया था। आमतौर पर हर पत्नी अपने पति से शॉपिंग के लिए जिद करती है, पर यह कैसी इंसान थी जिसे मैं खुद शॉपिंग के लिए लेकर जाना चाहता था और वह मना कर रही थी। मैंने यह बात माँ से कही तो वह मुस्कुरा दी। कहने लगी कि तू चिंता मत कर, अमृता बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची है, उसे ज्यादा का लालच नहीं है। मैं उससे बात करूंगी। माँ की इस बात पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी कि अमृता के इस सादगी भरे दिल को मेरा परिवार समझता था, पर मैं ही नहीं समझ पा रहा था। मेरी माँ हंसते हुए कहने लगी कि अरे, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। माँ ने अमृता को समझा लिया कि जब तुम्हारा पति तुम्हें लेकर जा रहा है तो जाओ, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। दोस्तों, माँ के कहने पर अमृता तैयार हो गई थी और मेरे साथ दूसरे शहर चलने के लिए खुशी खुशी तैयार होने लग गई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत और गुस्सा था और चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट। मैं उसे एक पार्क में ले गया और एक सुनसान कोने में बैठा दिया। फिर अचानक उठकर जाने लगा। उसने पीछे से आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बिना मुड़े कहा कि मैं अपने घर, अपने शहर जा रहा हूँ। और तुम इस शहर में कहीं गुम हो जाना, वापस मेरी शक्ल भी मत दिखाना। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा जैसे सफेद पड़ गया था। वह हैरानी और बेपसी से मुझे देख रही थी। शायद उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नजरों में कोई मजाक नहीं था। मैंने अपनी कोट की जेब से तलाक के कागज निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए और बोला, लो, अब तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुकी हो। ये तलाक के पेपर हैं, अब लौट कर कभी मेरे पास मत आना। वो हैरत से मुझे देख रही थी। वह पत्थर की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और सवाल दोनों थे। थोड़ी देर बाद उसकी टूटती हुई आवाज आई कि ये क्या कह रहे हैं आप? उसकी इस मासूमियत पर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, अब मेरे सामने मत आना। फिर उसके बाद मैं तेज कदमों से वहाँ से चलने लगा। वह कुछ देर तक मेरे पीछे भागती रही। उसकी आवाज मेरी पीठ पीछे आ रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी पीछे मुड़कर उसे तेज आवाज से कहा कि खामोश रहो, तमाशा मत बनाओ यहाँ। उसकी आंखों में एक टूटन थी, जो चुपचाप वहाँ खड़ी होकर मुझे देख रही थी। आखिरी बार मैंने कोने से मुड़ते समय उसे देखा। वह वहीं खड़ी, आंसू भरी आंखों से मुझे दूर जाते हुए देख रही थी, जैसे अब भी उसे यकीन हो कि यह एक बुरा सपना है। जब मैं अमृता को छोड़कर अकेला घर लौटा, तो मेरी माँ ने मुझे देखकर घबराई हुई आवाज में पूछा कि रामवीर, तू क्यों रो रहा है? और अमृता कहाँ है?
मैंने अपनी माँ को देखकर भर्राई आवाज में कहा, माँ, अमृता खाई में गिर गई है। और मैं जोर जोर से रोते हुए माँ के कदमों में बैठ गया। मेरी माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। कहने लगी, क्या कह रहा है रामवीर? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो शॉपिंग के लिए गए थे। माँ ने घबराते हुए एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मैंने कांपते हुए कहा, माँ, शॉपिंग के बाद मैं उसे थोड़ा घुमाने ले गया था। उसने खुद कहा था कि उसे शहर देखना है। पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वह खाई में गिर गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। फिर थक-हार कर मैं वापस आ गया। माँ ने मुझे शक भरी नजरों से देखा और कहा कि तू मजाक कर रहा है ना? मैंने अपने आंसू बहाते हुए अपनी माँ को देखा और मेरे आंसू मेरे गवाह बन गए। मैंने अपनी सास को भी फोन कर दिया और कुछ ही देर में वह भी रोते हुए घर पहुँच गयी। मैंने उन्हें भी पूरी घटना बताई। मेरे पापा मुझे उसी शहर वापस ले गए और वहाँ अमृता को खोजने की बहुत कोशिश की पर वह कहीं नहीं मिली। अंदर से मैं राहत महसूस कर रही थी कि वह नहीं मिली, क्योंकि अगर वह मिल जाती तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाती। कई दिनों तक मैं अमृता को ढूंढने का नाटक करता रहा। जब वह नहीं मिली तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन माँ और सास का दुख कम नहीं हो रहा था। दोस्तों, मैं भूलने की कोशिश कर रहा था। मेरे आंसू थे कि रोकने का नाम नहीं लेते थे। मैंने अपना हाल बेहाल कर लिया था और यह सब घर वालों को दिखाने के लिए था। मैं चाहता था कि मेरी माँ खुद मेरी दूसरी शादी रोशनी के साथ करवा दे और अपने बेटे की जिंदगी तबाह होने से बचा ले। मैं पापा के साथ दुकान पर नहीं जाता, बल्कि सारा दिन घर में पड़ा रहता। न मुझे खाने का कोई होश था और न पीने का। हाँ, यह बात अलग थी कि मैं घर से बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लिया करता था। मेरी माँ ने मेरा हाल देखा तो उन्होंने इसी में भलाई समझी कि मेरी दूसरी शादी करवा दी जाए। उन्होंने मुझसे शादी का जिक्र किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं चाहता था कि मेरी माँ जिद करे और फिर मेरा रिश्ता रोशनी के घर ले जाए। और कुछ दिनों में ही यह नौबत भी आ गई थी कि अम्मा ने मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मनाया और रोशनी के घर रिश्ता लेकर जा पहुंच गई। रोशनी और उसकी माँ तो पहले ही तैयार थी। उसकी माँ ने झटपट हाँ कर दी और अगले 8 दिन में ही मेरी शादी रोशनी से हो गई और वह मेरी जिंदगी में आ गई। मैंने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कितने पापड़ बेले थे। दोस्तों, मैं तो खुशियों के झूलों में झूल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं हवाओं में उड़ने लगूं, मगर मैं ऐसा कुछ करने से मजबूर था। मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह माँ को मुझ पर शक हो जाता। अगर माँ को जरा सा भी शक होता तो मेरी माँ मुझे और रोशनी को कान से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती और मेरी माँ जिंदगी भर मुझे माफ न करती। इसलिए मैंने अपने जज्बात काबू में रखे थे और अपनी नई जिंदगी का आगाज किया। रोशनी के आने से मेरी जिंदगी में खुशियाँ लौट आईं। मैं अपनी खुशियों को छुपाने की कोशिश करता ताकि माँ को मुझ पर शक न हो। रोशनी चंचल स्वभाव की थी। उसकी अदाओं में एक अलग ही कशिश थी। मैं उसके साथ बहुत खुश था, लेकिन माँ के साथ उसकी बन नहीं पा रही थी। मेरे सामने तो रोशनी माँ को कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब मैं काम से वापस आता तो मेरी माँ रोशनी की शिकायत लेकर बैठ जाती थी कि सारा दिन तुम्हारी पत्नी कमरे में पड़ी रहती है, मजबूरी से काम करवाती है। मैं कुछ कह दूं तो उल्टा जवाब देती है। रोशनी की शिकायत लगाते लगाते मेरी माँ अमृता को याद करने लगती थी। उसकी सेवा याद आती थी, उसका प्यार याद आता था, उसका अपनापन याद आता तो माँ तड़प तड़प कर रो पड़ती थी। कहती, पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। उसने तो मुझे खुद उठकर पानी भी नहीं पीने दिया था।
और अमृता का जिक्र आते ही मैं माँ से नजरें चुरा जाता और जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ जाता था। दोस्तों, फिर उसके बाद वक्त बीतता गया। फिर एक दिन रोशनी ने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो सच में खुशखबरी ही थी। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तो मैं रोशनी को अपनी हथेली का छाला बना लिया था। हर वक्त उसकी देखभाल में लगा रहता, उसका मन खुश करने की कोशिश करता। मेरी माँ रोशनी की शिकायत करती तो मैं माँ को ही चुप कर देता कि आपको तो उसका ध्यान रखना चाहिए, वो इस हालत से गुजर रही है और आपने उल्टा इसकी शिकायतें लेकर बैठ जाती है, उसे परेशान करती है। दोस्तों, मेरी माँ हैरत से मेरा मुंह देखते रह जाती थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। धीरे धीरे रोशनी की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो चुके थे। जैसे ही 9वां महीना लगा तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, क्योंकि रोशनी का एक अल्ट्रासाउंड और होना था। जब रोशनी का अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो मैं भी उस रूम में था। स्क्रीन पर चलती हुई इमेज देखकर मेरा दिल घबरा गया था। इमेज में अजीब सा ही बच्चा दिखाई दे रहा था। फिर मैंने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर भी कुछ परेशान सी दिख रही थी और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जो बात बताई तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड इमेज मेरे सामने रखी और एक जगह पर हाथ रखकर कहा कि यह देखिए, बच्चे का सर बहुत छोटा है उसकी पूरी बॉडी के मुकाबले। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे कर्म मुझे अब सता रहे हैं। अमृता के साथ जो मैंने किया था वही अब मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं एक बार फिर उसी शहर गया जहां मैंने अमृता को छोड़ा था, उसे ढूंढने के लिए। पार्क में जाकर मैंने हर तरफ देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। मेरे दिल में पश्चाताप का तूफान उठ रहा था। मेरे पाप का एहसास मुझे भीतर तक तोड़ रहा था। मैंने अमृता से आखिरी बार कहा था कि वह मुझे अपनी शक्ल दोबारा न दिखाए, पर अब पाप का बोझ दिल पर बढ़ता जा रहा था। इसी बोझ को लेकर मैं मंदिर की तरफ बढ़ने लगा और भगवान के सामने रो रो कर अपने पापों की माफी मांगने लगा। दोस्तों, मैं जैसे ही मंदिर से बाहर निकला तो एक भिखारिन पर नजर पड़ी। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा और तभी एहसास हुआ वह अमृता थी। उसने भी मुझे पहचान लिया था और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। अमृता, मैंने उसे पुकारा। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखा, पर उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी। चेहरा मुरझा गया था और वह अपनी उम्र से कई साल बड़ी दिख रही थी। न जाने उसने क्या क्या सहा होगा। मैं उसके पास गया, उसके हाथ पकड़ लिए और भर्राई आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो अमृता, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ घर चलो। वह ठंडी नजरों से मुझे देखने लगी और बोली कि तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी माँ रो रो कर मर जाएगी, ऐसा मत करो। जैसे ही मैंने उसकी माँ का नाम लिया, वह कांप उठी और धीमे आवाज में बोली कि मेरी माँ को तुमने क्या बताया? मैंने उन्हें बताया कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। मैंने सच कहा। दोस्तों, उसने गहरी सांस ली और बोली कि ठीक है, वैसे भी उन्हें यही मान लेना चाहिए कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने उससे विनती की, उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे अपने साथ घर ले आया। जैसे ही हम घर पहुँचे और माँ ने उसे देखा तो वह एक पल के लिए पहचान ही नहीं सकी, लेकिन जैसे ही पहचाना, माँ ने अमृता को अपने सीने से लगा लिया था। दोनों कितनी ही देर तक गले लगकर रोती रहीं। मैं माँ के कदमों में बैठ गया और सच्चाई कबूल कर ली। माँ ने मेरी तरफ देखा और गुस्से में मुझे एक थप्पड़ मारा। बोली, तू मेरा बेटा नहीं है। मेरे पापा भी बेहद नाराज थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज से तू हमारे लिए मर चुका है। दोस्तों,
माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। यही मेरी सजा थी। मैंने अपना घर, अपनी माँ का प्यार, सब कुछ खो दिया। अमृता ने मेरी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। मैं उससे माफी मांगने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन उसने नफरत और गुस्से से मुंह मोड़ लिया। मुझे उसकी माफी भी नहीं मिली। मैं रोशनी को लेकर किराए के मकान में चला गया और एक छोटी सी नौकरी करने लगा। पहले जैसे ऐशो आराम अब रोशनी को नहीं मिलते थे, इसलिए वह हमेशा मुझसे झगड़ती रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे रोशनी की मोहब्बत रंग दिखाने लगा था। उसे सिर्फ मेरे पैसे से प्यार था, ऐशो आराम से प्यार था। अगर वह नहीं मिला तो उसकी मोहब्बत भी फीकी पड़ने लगी थी। हमारी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। कुछ दिनों बाद रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह दिमाग से कमजोर पैदा हुई थी। उसका सर बिल्कुल छोटा सा था। उसके हाथ पैर आम बच्चों से अलग और बेजान थे। धीरे धीरे वह 3 साल की हो गई, पर अभी तक न बोल सकती थी, न सुन सकती थी, न चल सकती थी। बस एक जगह पड़ी रहती थी। और यह शायद मेरे पापों की सजा थी। मुझे अपनी बेटी को इस हालत में देखकर अपनी पूरी जिंदगी यूं ही तड़पते रहना था। और यही मेरे पापों की सजा है।